अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है होम्योस्टेसिस। जी, होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके वर्बल मीनिंग पे बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास इसका मीनिंग बनता है इसके नाम से। तो होम्यो मीन्स सेम, ठीक है, और स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्टेटस बोल सकते हैं। सो द वर्ड होम्योस्टेसिस, अगर हम लोग इसको बायो की लैंग्वेज में या बायोलॉजी में फिजियोलॉजी में मतलब बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में लेके आए, तो होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, मतलब सेम। कांस्टेंट मतलब सेम, कांस्टेंट इंटरनल environment of the body. So homeostasis can be defined as maintenance of constant internal environment of the body, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसको मेंटेन करना। जैसा कि हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट इंजाइम्स हैं, तो जो जो इंजाइम्स हैं इंजाइम्स हैं उनको उनको वर्क मेंटेन करने करने के के लिए जो लिए जो टेम्परेचर टेम्परेचर चाहिए दैट चाहिए। इज़ 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसको मेंटेन करना जो है दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जी, तो हम लोगों ने इस कांस्टेंट टेम्परेचर को या कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते और इसमें हो जाती है डेविएशन, तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी जो है दैट वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। क्या हो जाएगा, मैल फंक्शनिंग हो जाएगी, ठीक है। बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। अब बॉडी को पता कैसे चलेगा कि मेंटेन करना है, टेम्परेचर या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या कोई भी चीज़ बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, कुछ भी कोई भी इम्बैलेंस हो गया, बॉडी को पता कैसे चलेगा कि कैसे करना है, मतलब होम्योस्टेसिस का पूरा प्रोसीजर क्या है। उसके लिए हम लोग कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। यहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे स्टेप्स, ठीक है। कंपोनेंट्स बोलो, स्टेप्स बोलो। हाँ, अगर हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे तो वी विल हैव 3 कंपोनेंट्स, और अगर हम लोग स्टेप्स बोलेंगे तो वी विल हैव 4 स्टेप्स। देख लेते हैं कैसे। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंसर, देन कंट्रोल सेंटर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो प्लीज़ इग्नोर दैट। कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, छोड़ दो स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर एंड द थर्ड वन इज़ इफेक्टेड, ठीक है। 3 हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। ये हो गए हमारे पास कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि सेंसर ने सेंस करना है, ठीक है। सेंसर ने सेंस किया, कोई भी डेविएशन अगर होती है बॉडी में, टेम्परेचर की हो गई, ब्लड प्रेशर की हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कोई भी न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन हो गई, मतलब कम ज़्यादा हो गए न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी होता है तो सबसे पहले सेंस करेंगे सेंसर, जो भी रिस्पेक्टिव सेंसर होंगे उस सिस्टम के लिए। उसके बाद मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा, कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उसका मैसेज भेज दिया इफेक्टर को, ठीक है। और इफेक्टर ने फिर कर दी हमारे पास करेक्शन, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टिव इफेक्टर होगा वो उसकी करेक्शन कर देगा। अब हम लोगों के पास ये हो गए स्टेप्स। स्टेप्स की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। क्लियर हो गए कंपोनेंट्स और स्टेप्स। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स कह लें, देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन से बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स किस तरह से हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है, हम लोग सबसे कॉमन वाले से स्टार्ट करते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को देख लेते हैं हम। बॉडी टेम्परेचर में जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होने लगता है, मतलब हम किसी गर्म एरिया में जाते हैं तो हमें पसीना आने लग जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। तो पसीना जब हमें आया हुआ होता है या जब हम लोग नहा के आके बैठते हैं पंखे के नीचे तो हमें सर्दी लगती है। ठीक है, वो पानी कहाँ से वेपोरेट हो रहा होता है, हमारी स्किन से। पसीना हमें कहाँ से आता है, हमारी स्किन से, स्किन सेल्स में। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो फर्स्ट ऑर्गन या सिस्टम हमारे पास आ जाता है दैट इज़ स्किन। ठीक है, उसके बाद स्किन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आप देखिए, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसके एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा कैटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो रहा होता है, हमारा कार्डियक रेट ज़्यादा हो रहा होता है। उसके साथ साथ हम लोग सांस भी बहुत तेज़ ले रहे होते हैं और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो जो हम लोग तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली टू मेनटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, और इसके अलावा हमारे कार्डियक रेट को मेनटेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए जी, ताकि कार्डियक रेट जो है या बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा वो ज़्यादा ना हो या कम ना हो, मतलब इम्बैलेंस ना हो। तो दूसरा सिस्टम जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं, आजकल रमज़ान है, मतलब इफ्तार के फ़ौरन बाद या नॉर्मली भी जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमें ज़्यादा लगता है, मतलब हमें गर्मी लगने लग जाती है। जैसे जैसे खाना डाइजेस्ट होता जाता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने लग जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेनटेन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई? नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूँगी जैसे भी पॉसिबल होगा, कमेंट का रिप्लाई करके या फिर एक और वीडियो बना के। ठीक है, अच्छा ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी बॉडी को और क्या क्या चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स, यस, न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही गंदा लिखा है लेकिन समझ जाओ, न्यूट्रिएंट्स लिखा है मैंने। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक अमाउंट में, न कम न ज़्यादा। ठीक है, कम हो जाएंगे तो भी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी, ज़्यादा हो जाएंगे तो भी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। तो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं और फिर रिक्वायर्ड साइड पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है सर्कुलेटरी सिस्टम से वहाँ चले जाते हैं। तो कौन से दो सिस्टम आए न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सेकंड आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो न्यूट्रिएंट्स की मेंटेनेंस होगी। अब कुछ और देख लेते हैं, मतलब अ फ्यू मोर। तो नेक्स्ट हमारे पास हम लोग देख लेते हैं उसके अलावा और कौन सा इम्बैलेंस होता है बॉडी में। यस, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। पीसीओडी, पीसीओएस का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, कितनी ज़रूर सुना होगा। हर जगह पे पीसीओडी, पीसीओएस की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फीमेल्स में कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए हार्मोन्स जो हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स की रिलीज़ को, कम या ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स का तो पता है ना क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो बता दो यार, अगली दफ़ा बता दूँगी कमेंट्स में बता दो, अगली दफ़ा वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, अब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं? हम लोगों ने पानी पिया या हम लोगों ने कोई भी खाना खाया जिसमें वाटर भी था, इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? किडनीज। ठीक है, किडनीज कैसे? किडनीज हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, पूरा काम ही यूरिन फॉर्मेशन का किडनीज करती हैं यूरिन फॉर्मेशन का। तो किडनीज क्या करेंगी सबसे कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो
ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, और वाटर एक्सक्रीट होगा बॉडी से। और अगर हमें वाटर की ज़रूरत है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से रिलीज़ कर देगा थ्रू यूरिन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्किन। स्किन अगेन स्वेट से, मतलब हमें स्वेट ज़्यादा आएगा तो पानी ज़्यादा रिलीज़ होगा। अगर हमें यहाँ पे हमारे जो स्वेट होता है उसके साथ भी सॉल्ट्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में से। उसके बाद आ गया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स पे ऐसे ही जो हम लोग सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम रिलीज़ होंगे हमारे सलाइवा से। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेसिव हो रहे हैं बॉडी में तो हमारे सलाइवा के साथ एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में से, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बाद और क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास GIT, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो पूरा एक GIT के से होके जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन जो है, रीएब्जॉर्प्शन जो होती है फूड में से इलेक्ट्रोलाइट्स की या वाटर की, GIT कंट्रोल करता है। तो दैट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि CNS और ANS का क्या रोल है, ठीक है। CNS जो है, CNS हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर मतलब सारे मैसेजेस को कंट्रोल कौन करेगा, CNS, ठीक है। और ANS हमारे पास जो नॉन वेजिटेटिव फंक्शंस करेगा। इसका क्या मतलब है, ANS हमारे पास मैसेज ट्रांसडक्शन, या आप इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन बोल लें या इम्पल्स बोल लें, जो भी है, मतलब CNS जो है वो मैसेज रिसीव करेगा रिसेप्टर से और फिर उसे लेके यहाँ सेंसर से मैसेज रिसीव करेगा और उसे अफेक्टेड को मैसेज देगा। लेकिन वो मैसेज ला कौन रहा है, सेंसर से CNS तक लेके कौन आएगा और CNS से अफेक्टेड तक कौन लेके जाएगा, ANS, ठीक है। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस का, ब्रीफ नहीं कंप्लीट ही हो गया, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गई हैं। अब हमारे पास चल जाता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नाम तो सुना ही होगा, ज़रूर सुना होगा FSC में। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, सिर्फ नाम ही नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, और उसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और मतलब पसंद क्या आई हो, कौन सा मैं आपको कपड़ों के डिज़ाइन दिखा रही हूँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आपने लाइक करनी है, और इसके अलावा सब्सक्राइब करना है ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पसंद नहीं आई तो अपने सजेशंस बताने हैं कमेंट्स बॉक्स में, और इसके अलावा शेयर करना है अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ जो क्वारंटीन में घर बैठे हुए हैं, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर था, बेसिक टॉपिक्स हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं मोस्टली, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर था और इन्हें समझ नहीं आ रही कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और यूनिवर्सिटी खुलते साथ एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।